सभी भाव जीवन के किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इन भावों के शास्त्रों में जो नाम दिए रहते हैं, वैसे ही अर्थात अपने नाम के अनुसार ही इन भावों का काम भी होता है। अब तक हम जान चुके हैं कि प्रथम भाव को तनु या तन भाव कहते हैं। इसे ही लगन भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में जाना जाता है। इसी तरह दूसरे भाव को धनु या धन भाव कहते हैं। इस भाव से मुख्यतः धन को देखा जाता है। तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहते हैं तथा इससे हमारे बल को देखा जाता है। चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव है तथा इस भाव से हमारे सुखों को देखा जाता है। पंचम भाव को सुत भाव कहते हैं तथा इस भाव से प्रेम संबंध तथा संतान के विषय में विशेष रूप से प्रथम संतान की जानकारी मिलती है। छठे भाव को रिपु या शत्रु भाव कहते हैं। सप्तम भाव को जया भाव कहते हैं और मुख्य तौर पर जीवन साथी या व्यापार में भागीदारी को देखा जाता है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहते हैं। इसी भाव से हमारी उम्र का भी पता चलता है। नवम भाव को धर्म भाव या भाग्य भाव भी कहते हैं। इसी तरह दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। यहाँ से कार्य व्यवसाय के विषय में जानकारी मिलती है। एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं। ये स्थान हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान भी है। 12वें भाव को व्यय भाव कहते हैं। यहीं से हमारे खर्च, दुख, चिंता, हानि, जेल और हॉस्पिटल को देखा जाता है। अब हम और विस्तार से भावों द्वारा विचारणीय विषय जानेंगे। कुंडली में प्रत्येक भाव अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं द्वादश भावों में स्थित राशियां एवं ग्रह अपना शुभ फल अथवा अशुभ फल प्रकट करते हैं। दशकों अब तक हम जान चुके हैं कि हर गोल चीज उसका घेरा 360 डिग्री का होता है। अब चाहे वह चीज छोटे से छोटा एक पिन पॉइंट की क्यों ना हो, चाहे वो छोटा स्थान है, तब भी उसका घेरा, गोल घेरा 360 डिग्री ही माना जाएगा। चाहे पूरी पृथ्वी का विशाल घेरा हो और चाहे आकाश की अनंत गोलाई हो अथवा पूरे ब्रह्मांड का घेरा ही क्यों ना हो, सबको नापने का एक ही मापदंड है, वो है 360 डिग्री। अब आकाश के इसी मापदंड के जब हम 12 हिस्से करेंगे तो उन्हें हम 12 भावों का नाम देंगे। 360 डिग्री को बराबर 12 हिस्सों में बांटने के कारण हर भाव में या कह लो कि हर भाग में 30 डिग्री हिस्सा आएगा। क्योंकि आकाश स्थिर है, इसलिए हमारे 12 भाग भी हमेशा स्थिर रहेंगे। जन्म पत्रिका अर्थात कुंडली पूरे आकाश का एक प्रकार का नक्शा ही तो है। जिस समय किसी जातक का जन्म होता है, उस प्रथम पल में खींचा गया स्नैपशॉट अर्थात आकाश का चित्र, आकाश का फोटो। दर्शकों, किसी भी प्राणी का धरती पर जन्म उसके पुराने पाप या पुण्य के संस्कारों के साथ होता है। हमारी आत्मा अकेले कभी नहीं आती। उन्हीं संस्कारों के अंतर्गत ही हमें ग्रह दशा मिलती है। यही कारण है कि हमारे जन्म के ग्रह जीवन भर हम पर प्रभाव डालते रहते हैं। आकाश में स्थित जो आकाशीय पिंड है, उनकी किरणें नव जन्मे बच्चे पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती हैं। उससे बच्चे का आत्मिक, मानसिक तथा दैहिक निर्माण होता है और इस तरह ग्रहों के प्रभाव अधीन ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह ग्रह नक्षत्र हमेशा चलायमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी गति के कारण इन ग्रहों के कभी नजदीक तो कभी दूर होती रहती है। इन ग्रह नक्षत्र के तत्व भी होते हैं और ये तत्व हमारे शरीर पर प्रभावी रहते हैं। जिस प्रकार का जन्म समय हमें शरीर मिलता है, अर्थात हमारे देह का निर्माण जिस प्रकार के भी तत्वों से हुआ होता है, उसी के हिसाब से गोचर के ग्रह भी हमारे शरीर, हमारे मन तथा हमारी आत्मा पर प्रभाव डालते रहते हैं और उन्हीं प्रभावों के अधीन
हमारी परिस्थितियों का जीवन भर निर्माण होता रहता है। इस तरह हमारे पुराने जन्मों के पाप पुण्य ही, मैं फिर से कहूंगी कि हमारा जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो पिछले जन्मों के पाप या पुण्य के संस्कार हमारे आत्मा के साथ आए हैं, वो पाप पुण्य ही इस जन्म में फलित होते हैं। हम अपने भाग्य को पूर्णतया नहीं बदल सकते, किंतु नए कर्मों से उन्हें प्रभावित अवश्य ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रह हमें पकड़कर बोलते हैं कि ये काम करो और ये काम ना करो, जब तुम यदि ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें दंड दूंगा। ऐसे नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्थितियां ही ये निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति जीवन में कैसा व्यवहार करेगा। और यदि प्रबल रूप से कोई अन्य स्थिति या व्यक्ति हमारे भीतरी भावनाओं पर प्रबलता से अपना प्रभाव डाल दे, तो संभव है हमारी नई जगी हुई दृढ़ता हमारे भाग्य को बदलने में सक्षम हो जाए। हमारी विल पावर बहुत अधिक महत्व रखती है। ज्योतिष में विपरीत राज्यों की अक्सर बात होती रहती है। ये विपरीत राज्यों और कुछ नहीं बल्कि हमारे भीतर की विल पावर का ही एक प्रचंड उदाहरण है। विपरीत राज्यों कहते किसे हैं? जब जन्म पत्रिका में छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भावों के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भावों में ही हों या इनसे संबंध बनाए, और ठीक उस समय हमारा लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। यदि लग्नेश मजबूत होगा तभी तो विपरीत राजयोग फलीभूत होता है। अर्थात विपरीत हालातों से जब मजबूती से कोई इंसान निपटता है तभी सफल भी होता है। यही विपरीत राजयोग की सही परिभाषा भी है। ये जो जन्म पत्रिका के 12 भाव है ना, ये सारे के सारे भाव हमारे जीवन के किसी न किसी विषय से संबंधित हैं। इन्हीं भावों में जीवन के समस्त विषय भरे पड़े हैं। इन्हीं भावों से स्वयं हम तथा हमारे सारे रिश्ते नाते छिपे हुए हैं। ये 12 के 12 भाव हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को दर्शाते हैं, तो यही भाव हमारे क्रियाकलापों को भी दर्शाते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं को दिखाते हैं। संपूर्ण कुंडली काल पुरुष का शरीर है, अर्थात ये कुंडली काल पुरुष का ही स्वरूप है। और किसी की भी जन्म पत्रिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस भाव से कौन सा कार्य संपादित होता है। उसके बाद देखें कि उस भाव की अपनी स्थिति क्या है। फिर उसके बाद देखें कि उसके जो भावेश की स्थिति है वो कैसी है। भावेश कहते हैं जिस भाव में जो भी राशि होती है उसका जो स्वामी होता है उसे भावेश कहा जाता है। तो उस भावेश की स्थिति देखें और अंत में देखें कि उस भाव का कारक कौन है। किसी भी भाव का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भाव, उसका भावेश और उसका कारक ये तीनों बलवान होते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप में ही अब हम आगे पढ़ेंगे, भाव, भावेश और उसके कारक के बारे में। आज हम प्रथम भाव के विषय में जानकारी लेंगे। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि इतनी गूढ़ और गहरी बातें आज मैं बताऊंगी। और आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि क्या सच में आपने ये सब चीजें पहले से भी जानी हुई है या कहीं सुनी थी। अब बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव को केंद्र भी कहते हैं, इसी भाव को लगन भी कहा जाता है, इसे ही तनु या तन भाव भी कहते हैं, इसे कोई कलप भी बुलाता है और इसे आधे भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत होती है। और इसे बपू भी बुलाया जाता है। बपू का अर्थ होता है वर्तमान समय में आपकी उम्र क्या है। इस भाव को मूर्ति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का पता चलता है। इस भाव को त्रिकोण भी कहते हैं। ये भाव उदय भाव भी कहलाता है क्योंकि कुंडली का ये प्रथम भाव है। दूसरी बात, इसी भाव में पूर्व दिशा का उदय होता है। इस भाव को कंटक भी कहते हैं। लगन से मुख्य तौर पर सिर तथा आत्मा का विचार किया जाता है। किसी जातक के व्यक्तित्व का लगन तथा लग्नेश के बलाबल के आधार पर
आगे बताए जा रहे सभी विषयों पर विचार किया जाएगा। ये भाव हमारी जन्म पत्रिका का शुभ भाव है और इस भाव की गणना केंद्र तथा त्रिकोण दोनों में होती है। लगन अर्थात प्रथम भाव से देह का विचार किया जाता है। इस भाव से हमारे शारीरिक गठन, हमारे शारीरिक रूप का ज्ञान होता है। हमारे शरीर का रंग अर्थात व्यक्ति का रंग गोरा है या काला है या थोड़ा सांवला है, कैसा है। और इसी भाव से हमारी आत्मा का बल भी देखा जाता है। जीवन में आने वाले सभी सुख दुख तथा हमारी अपनी देह अर्थात हमारे अपने शरीर का सुख भी इसी प्रथम भाव से देखा जाता है। हमारा स्वभाव कैसा होगा, क्या हम अड़ियल हैं या नरम दिल हैं, क्या हम गुस्सैल हैं अथवा कृपालु हैं, ये सब प्रथम भाव से ही देखा जाता है। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारा बचपन अर्थात हमारा आरंभिक जीवन कैसा बीता, हमारे आरंभिक जीवन के हालात कैसे हैं, इन सभी बातों का ज्ञान प्रथम भाव से अर्थात लगन से किया जाता है। केवल यही नहीं, हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे मुंह पर होने वाले कील मुहासे, मस्से आदि इन सभी चीजों को प्रथम भाव से ही देखा जाता है। प्रथम भाग में हमारे शरीर का मुख्य अंग हमारा सिर है। सिर है तो इसमें बाल भी आएंगे। हमारे बालों का रंग काला होगा, भूरा होगा अथवा हल्की सी लालिमा लिए होगा या कैसा होगा, ये भी प्रथम भाव से देखा जाएगा। हमारी काया निरोगी होगी या हमारी काया अस्वस्थ रहेगी, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाग में मुख्य रूप से जातक का शारीरिक गठन देखा जाता है। उसकी कदकाठी, उसका डील डोल, जो कि उसके शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, क्योंकि हड्डियों पर ही किसी का डील डोल आधारित होता है। अर्थात उस जातक की आकृति, रंग, रूप, ये सब भी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से ही देखना चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति का आरंभिक जीवन, उसका वर्तमान काल तथा वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है अर्थात प्रेजेंट सिचुएशन का विचार भी किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता, उसकी पद प्रतिष्ठा, उसका प्रभाव, उसकी जश कीर्ति, उसकी प्रतिभा, जीवन के आरंभ के साथ उसकी वृद्धावस्था भी, ये दोनों चीजें भी इसी भाव से देखी जाती हैं। अर्थात जीवन का आरंभ, जन्म समय और उसकी वृद्धा अवस्था, ये दोनों चीजें इसी भाव से देखी जा सकती हैं। उसके जन्म स्थान के विषय में उसके भीतर की सुख, शांति और आनंद जो उसकी आत्मा में है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये भाव मुख्य तौर पर सिर और आत्मा से संबंधित है। लगन को विद्वानों ने कुंडली का बीज माना है। जिस प्रकार बीज में समूचा वृक्ष छिपा रहता है ना, तथा समय आने पर जब वह बीज फलता फूलता है और वृक्ष बनता है, तब वह वृक्ष फल व छाया प्रदान करता है। कुछ यही बात लगन की भी है। लगन में जातक का समूचा जीवन बीज रूप में छिपा हुआ है। उसके गुण, उसका बल, उसकी दुर्बलता तथा विभिन्न परिस्थितियों में संभावित प्रतिक्रिया का ज्ञान हमें विभिन्न वर्गों में लगन की स्थिति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। लगन को तनुज मूर्ति भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि देह का आकार प्रकार, कद का लंबा छोटा, देह का मोटा पतला, सुंदर कुरूप होना आदि शरीर से संबंधित संपूर्ण विचार प्रथम भाव से किया जाता है। क्योंकि शरीर का मुख्य अंग हमारा दिमाग होता है और दिमाग भी तो सिर में ही रहता है ना। हमारा दिमाग सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। इसी कारण दिमाग की तरह ही लगन को भी जन्म कुंडली में सर्वोपरि और महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि इसी भाव से विभिन्न परिस्थितियों को समझने बूझने की क्षमता का विचार होता है। इसके अतिरिक्त स्वप्न का फल भी इसी भाव से देखा जाता है। प्रवास यात्रा का विचार करते समय इस भाव को देखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि प्रवास जाएगा तो ये हमारा शरीर भी ना, व्यक्ति को राज्य सत्ता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके भीतर का स्वाभिमान कैसा है, उसकी आजीविका कैसी रहेगी, क्योंकि ये सब चीजें हम अपने शरीर से ही तो करेंगे। उसके हिस्से अपमान या कलंक आएगा, उसको मिलने वाला मान सम्मान कैसा होगा, उसकी त्वचा आदि, इन सभी चीजों को इसी भाव से देखा जाता है। क्योंकि ये भाव सिर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी नींद भी इसी भाव से जुड़ी रहेगी। हमारी दक्षता, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता इसी भाव से देखी जाती है। अच्छी बातों के साथ साथ कुछ बुरी बातें, जैसे परधन हरण करना अर्थात धन संबंधी घोटाला, ये भी लगन भाव से ही देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि करने वाला तो जातक ही होगा ना। इसी भाव से जातक का स्वास्थ्य देखा जाता है, उसका आत्म बल देखा जाता है और आत्मविश्वास भी देखा जाता है। उसका विवेक, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, चेहरे पर होने वाले घाव, वर्ण, उनके जो चिन्ह रह जाते हैं, या फिर उसके चेहरे की भव्यता कैसी है, व्यक्ति के संपूर्ण गुण और दोष, उसकी आकृति, स्वरूप, उसकी जाति भी इसी भाव से देखी जाती है। आयु प्रमाण की जातक की उम्र कितनी होगी, शील उसका कैसा होगा, वो कैसे मस्तिष्क का मालिक है, हमारे हाव भाव, हमारे बालों की ग्रोथ, बालों का रंग, हमारी आत्मा की जाति, सिर के अंदर की पूर्ण संरचना, कपाल और हमारी जो नस नाड़ियां है ना, हमारे गुण अवगुण, हमारी पर्सनालिटी अर्थात हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऑल ओवर शारीरिक आकृति के बारे में भी प्रथम भाव से ही देखा जाता है। स्वयं का शरीर, भीतर का आत्मबल, हमारा विवेक, गौरव, विनम्रता, हमारी मानसिकता, ये सब चीजें प्रथम भाव से ही देखे जाती हैं। शरीर की प्रतिरोधक समर्था कैसी रहेगी, उसका बुढ़ापा कैसा रहेगा, लगन तथा लग्नेश की स्थिति के अनुसार जातक के स्वास्थ्य, उसके स्वभाव तथा उसके व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। दर्शकों, इस भाव में मिथुन राशि अर्थात तीसरी राशि, कन्या राशि अर्थात छठी राशि, तुला राशि अर्थात सातवीं राशि, कुंभ राशि अर्थात 11वीं राशि, ये तीसरी, छठी, सातवीं और 11वीं राशियां प्रथम भाव में बलवान मानी जाती है। इस भाव का कारक सूर्य है। काल पुरुष की पत्रिका में इस भाव का स्वामी मंगल है, क्योंकि इसमें प्रथम राशि मेष राशि आती है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस भाव में गुरु तथा बुध दोनों को दिग्बल प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में गुरु तथा बृहस्पति दिग्बली होते हैं और प्रथम भाव की दिशा पूर्व दिशा ही है। जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में होने का अर्थ ये भी है कि जातक का जन्म सुबह 5:30 से 7:30 के बीच में हुआ समझना चाहिए। बचपन में माता द्वारा दिए गए शिक्षा तथा संस्कार इसी भाव से देखे जाते हैं। अब आगे आपको बहुत रोचक विषय बताने वाली हूँ कि एक ही कुंडली को कैसे घुमाया जाता है और सभी नाते रिश्तेदार, चाहे वो कितनी भी दूर के क्यों ना हो, और उनके साथ हमारे संबंधों को कैसे देखा जाता है। अब हम आगे इसी विषय पर बात करेंगे। आज का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहेगा। सबसे पहले हम लगन भाव से सभी भावों के लौकिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। व्यक्ति की पहचान चिन्ह भी यहीं से देखे जाते हैं और मस्तिष्क की गतिविधि, उसकी बनावट तथा वे सभी बातें जिन्हें जातक महत्वपूर्ण मानता है, लगन से विचार करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम भाव यदि जातक स्वयं है तो प्रथम भाव जातक के छोटे भाई बहनों का लाभ स्थान होगा। देखिए, लगन से तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का होता है, ये तो हम जानते हैं ना। और
तीसरे भाव से जब हम गिनेंगे तो लगन पर 11 भाव आ जाएंगे, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11। उसके बाद 12 और हमारा लगन। अब ये कुल मिला के 11 भाव हो गए। तो इस प्रकार जातक के छोटे भाई बहनों का लगन से संबंध लाभ भाव का बनेगा। हमारा लगन भाव हमारी माता के लिए कर्म स्थान है, अर्थात माता का दशम भाव बनेगा। वो कैसे? माता का भाव चौथा भाव होता है। जब हम चौथे भाव से गिनते हुए लगन तक पहुंचेंगे तो 10 भाव मिलेंगे। कैसे? जैसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और हमारा लगन। कुल मिला के कितने हुए? 10। माता का दशम भाव बनेगा। दशम भाव से हम कर्म के विषय में भी देखते हैं। तो हमारा लगन भाव हमारी माता के लिए कर्म स्थान हुआ। हमारी संतान के लिए हमारा लगन भाव संतान का भाग्य भाव बनेगा, क्योंकि संतान का भाव पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव से गिनने पर हमारा लगन भाव हमारी संतान के लिए नवम स्थान बनेगा। नवम स्थान भाग्य होता है। तो हमारे संतान का भाग्य कैसा होगा ये हमारे लगन से पता चलेगा। इसी तरह हमारे जीवन साथी के लिए हमारा लगन भाव हमारे जीवन साथी का काम सुख का स्थान है, अर्थात विपरीत के लिए। पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए। सप्तम भाव अर्थात जाया भाव बन जाएगा। वो कैसे? 7 में से गिने 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 7 आए ना, 7 भाव बने। किसी भी पत्रिका का 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है। इसलिए हमारा लगन भाव हमारे जीवन साथी के लिए काम सुख का स्थान अर्थात उनके सुख का स्थान बनेगा। हमारी जन्म पत्रिका का दशम भाव हमारे लिए पिता का भाव है। अब दशम भाव से लगन तक गिनती करने पर चतुर्थ भाव प्राप्त हुआ, अर्थात हमारे पिता के लिए, मतलब हमारे जो पिता हैं उनकी माता का भाव हमारा लगन भाव होगा, अर्थात हमारी दादी का भाव हुआ। देखिए दशम, दशम भाव से गिनिए 10, 11वां भाव, 12वां भाव और उसके बाद लगन। तो 4 स्थान हुए ना। किसी भी पत्रिका का चतुर्थ भाव सभी के लिए माता का भाव होता है, क्योंकि हम अपने पिता के भाव से गिन रहे हैं। तो पिता की माता हुई और हमारी दादी लगी। इसी भाव से पिता के मानसिक सुख का, पिता की शिक्षा का स्थान, पिता के लिए घर, वाहन, भूमि, ये ही भाव बनेगा। यही भाव पिता की तरह ही राजा या उच्च अधिकारियों का भी सुख स्थान बनेगा। जन्म पत्रिका के 11वें भाव से गिनने पर हमारे लगन भाव को तीसरा स्थान प्राप्त होता है, अर्थात हमारा लगन हमारे लाभ भाव के लिए लाभ स्थान बनेगा। तो कैसे? जब लगन अर्थात जातक स्वयं सही कर्म करेगा तभी लाभ भाव को बल मिलेगा। तीसरे भाव से बल मिलता है। इसी कारण हमारे लाभ का लाभ तभी होगा जब तीसरा भाव अपना पूरा कार्य करेगा, अर्थात हम स्वयं सही कर्म करेंगे तब ही लाभ भाव को बल मिलेगा। अन्य शब्दों में देह की संभाल अर्थात स्वास्थ्य रक्षा तथा व्यक्तित्व के विकास से संबंधित रिश्तों, जैसे व्यक्ति का जीवन साथी, व्यक्ति का पिता, व्यक्ति के वरिष्ठ अधिकारी, व्यक्ति की संतान को सुख संतोष कैसे मिलेगा, इसी भाव से अनेकों लौकिक रिश्तेदारियां देखी जा सकती हैं। जैसे हमारे पुत्र के साले सालियां और हमारी पुत्री के देवर और छोटी ननद भी इसी भाव से देखे जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारी संतान का भाव है और पंचम का सप्तम, मतलब वहां से 7 तक गिनेंगे तो पंचम का जो सप्तम हमारा 11वां भाव बनेगा, जो कि पुत्र और पुत्री के जीवन साथी का भाव होगा। हम जानते हैं ना, सभी की पत्रिका में 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है। तो जब हम अपनी संतान भाव से अर्थात पंचम भाव से गिनते हुए 7 भाव तक पहुंचेंगे, जो कि हमारा 11वां भाव है, तो हमारे 11वें भाव से पुत्र पुत्री के जीवन साथी का भाव मानेंगे और आगे 11वें भाव से लेकर
हमारे लगन तक गिनेंगे तो तीसरा भाव है 11वां, 12वां और 1, अर्थात हमारा लगन भाव हमारे पुत्र पुत्री के जीवन साथी के छोटे भाई या बहन का बनेगा। इस तरह हमारे लगन भाव से हमारे प्रथम पुत्र के साले सालियां तथा हमारी प्रथम पुत्री के देवर और छोटी ननद को देखा जा सकता है। आगे मैं बताऊंगी प्रथम पुत्र के बाद दूसरी संतान को कहां से देखा जाता है, तीसरी संतान को। इसका मैं आगे जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे और अधिक जिक्र करती रहूंगी। इसी तरह जातक के स्वयं के जो छोटे साले सालियां हैं, जहाँ जातिका के देवर और छोटी ननद की संतान भी जातक के लगन भाव से ही देखी जाती है। हमारी जन्म पत्रिका का 7वां भाव हमारे जीवन साथी का होता है। उससे चौथा भाव अर्थात हमारा दशम भाव उसकी माँ का अर्थात हमारी सास का हुआ, और यदि उससे आगे 4 भाव और गिने तो हमारा लगन भाव आ जाएगा, जो कि हमारे जीवन साथी की माँ का भाव बनेगा। इस कारण जीवन साथी की नानी का भाव होगा, है ना? कितना मजेदार। हमारे छोटे भाई बहनों के दामाद बहू के लिए भी लगन भाव को ही देखेंगे। आप हैरान हो रहे हैं ना? आप जानते हैं कि हमारा तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है। हमारा सप्तम भाव हमारे छोटे भाई बहनों की संतान का भाव होगा, और उससे 7वां भाव जो कि हमारा लगन भाव है, वह भाव हमारे छोटे भाई बहनों के बच्चों के जीवन साथी का भाव बनेगा। इस तरह हमारे छोटे भाई बहनों के दामाद तथा बहुएं भी हमारे लगन भाव से ही देखे जाएंगे। दर्शकों, वह चक्र की भांति ये यात्रा भी अंतहीन है। आप जब तक चाहें नए संबंध ढूंढ सकते हैं। इस रुचिकर विषय को आगे बढ़ाते हुए अब आप सभी नई बातों की खोज करें। आज हमने सारांश में अनेकों रिश्तों को अपने लगन भाव में ढूंढा। हमने स्वयं को अर्थात जातक स्वयं, जातक की तीसरे नंबर की संतान के बच्चे, जातक के छोटे भाई बहन की। पहले मैं ये बता दूं आपको कि जातक उसे कहते हैं जिसकी भी वो जन्म पत्रिका है। तो जिसकी भी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है, प्रथम भाव से स्वयं उसके बारे में, उसके तीसरे नंबर की जो संतान होगी उसके बारे में, जातक के छोटे भाई बहन और उनके दामाद तथा बहुएं उनके बारे में, जातक के जीवन साथी नानी उनके बारे में, हमारे स्वयं के साले सालियां या देवर और छोटी ननद, और इसके अतिरिक्त मातामह अर्थात हमारे नाना जी, हमारी दादी, पुत्र के छोटे साले सालियां, पुत्री के देवर और छोटी ननदे और साले सालियों की संतान। ये सब कहाँ से देखेंगे? हमारे प्रथम भाव से अर्थात जातक के प्रथम भाव से, लगन से। सच बताना, आज का विषय आपको कैसा लगा? क्या इससे पहले आपने इस तरह अपनी ही पत्रिका में से रिश्तों को ढूंढा? हमारी जन्म कुंडली के चारों तरफ किस तरह हमारे रिश्ते छुपे हुए हैं। यह रिश्ते हमारे हर भाव से प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि हमारा हर भाव हमारे साथ संबंध रखने वालों के लिए भी मायने रखता है। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आज प्रथम बार आपके लिए रोचक होमवर्क छोड़कर जा रही हूँ। अब आप कुंडली को घुमाकर अपने हर भाव से दूसरों के साथ कैसा संबंध बन रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। इस सीरीज को जारी रखते हुए दूसरे भाव संबंधी सत्य और रोचक जानकारी के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।